टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, उसमें पॉइंट लेकर आ रहे हैं एवोल्यूशन में। लास्ट क्लास में हमने पूरा ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, कैसे एक लाइफ की शुरुआत हुई, उस सब के बारे में डिटेल बात करी, कितनी भी थ्योरीज दी गई उन सब के बारे में बात करी। अब बात कर लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे भी अलग अलग थ्योरीज दी हुई हैं, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन जिसको बोला जाता है, तो बात कर लेते हैं। नाउ कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल अस अबाउट द थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये भी हमने बात कर ही ली थी पहले में। ओके, एक्चुअली इस चैप्टर में थोड़ा सा ना जम्बल्ड दिया हुआ है, सब कुछ आगे पीछे दिया हुआ है, बट हम इसको पहले ही बात कर चुके हैं। दिस थ्योरी हैज़ थ्री connotations. One, that all living organism, species or type that we see today were created as such. Two, that the diversity were always the same since creation will be the same in future also. वो ऐसा बोल रहा है कि ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा. And three, that earth is about 4,000 years old, and all these ideas were strongly challenged during the 19th century based on the observation made during a sea voyage in sail ship called HMS Beagle round the world. Charles Darwin concluded that existing living forms share similarity to various degree not only among themselves but also with life form that existed million of years ago. ठीक है ना, क्या बोलना चाह रहा है कि जो चार्ल्स डार्विन है वो पूरा सेलिंग कर रहा था एंड उसके बाद उसने एक कंक्लूजन निकाला। उसने बोला कि आज के डेट में जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं वो आपस में तो सिमिलरिटी दिखाते ही हैं, एंड उसके साथ ही जो प्रीवियस में बहुत सारे सालों पहले भी जो लाइफ एग्जिस्ट करी थी उन्हीं के साथ भी वो कुछ ना कुछ डिग्री तक सिमिलरिटीज़ मैच करती है, शो करती है। मैनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. There had been extinction of different life forms in the year gone by, just as new forms of life arose at different period of history of earth. ठीक है, उनमें से आज काफ़ी सारी लाइफ्स नहीं हैं. ओके, दे हैव बिन ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स. कंटिन्यूस एवोल्यूशन होता है, नई स्पीशीज अराइज होती रहती है. एनी पॉपुलेशन हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल समवन टू सर्वाइव बेटर इन द नेचुरल कंडीशन like climate, food, physical factor would outbreed others that are less endowed to survive under such natural condition. क्या बोल रहा है कि जो ज़्यादा फिट होगा, मतलब बेसिकली वो ये बोल रहा है कि जो ज़्यादा फिट है, ये एक्चुअली अपना इसको ऐसा समझ लो कि ये डार्विन की थ्योरी है. डार्विन बता रहा है कि अपनी थ्योरी में कि क्या है, सिमिलैरिटी तो शो करते हैं बट क्योंकि एनवायरनमेंट कंटिन्यूस चेंज हो रहा है तो जो ज़्यादा फिट है, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट पे अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा, अपने आप को वहाँ पे एग्जिस्ट कर पाएगा, लाइक क्लाइमेटिक, फूड, फिजिकल फैक्टर, इन सब को फेस कर पाएगा, वो तो सर्वाइव करेगा. और जो लेस एंडो है, मतलब कि जो नहीं कर पा रहा है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. अनदर वर्ड यूज एज फिटनेस है ना, देखो अभी यहीं पे वर्ड आ गया, फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल और द पॉपुलेशन. द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू द रिप्रोडक्टिव फिटनेस. डार्विन का मतलब क्या था कि जो रिप्रोडक्शन कर सकता है वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस शो करेगा. हैंस दोज हु आर better fit in environment leave more progeny than others. These therefore will survive more and hence are selected by the nature. Okay, डार्विन ने थियोरी दी थी दैट इज दी नेचुरल सिलेक्शन है ना. उसने बोला कि नेचर जो है वो सेलेक्ट करती है, बेस्ट आउट ऑफ वन को वो सेलेक्ट करती है और आगे फॉरवर्ड करती है. तो जो बेस्ट होगा, जो फिट होगा, वो कैसा, ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव फिट होगा, तो अपनी नई नई जनरेशन पैदा करते जाएगा और अपनी स्पीशीज़ को कभी भी एक्सटेंट नहीं होने देगा, वो कंटिन्यू बनी रहेगी. ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन, अभी हमने बात करी. ठीक है, एंड इम्प्लाइड इट एज अ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन. और इसी को इसने बोला कि इस तरह से एवोल्यूशन हो रहा है, नेचर से बेस्ट 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 सेलेक्ट करती जा रही थी, एट लास्ट एक नई स्पीशीज जनरेट हो जाती है. Let us also remember that Alfred Wallace, a naturalist who worked in Malay archipelago, had also come to similar conclusion about the same. ठीक है, अल्फ्रेड वेलेस ने भी कुछ इसी तरह का कंक्लूजन दिया. In due course of time, apparently new type of organism are recognizable. All the existing life form share similarity and share common ancestor. उसने क्या बोला, जितनी भी आज की डेट में लाइफ फॉर्म है वो सब सिमिलरिटी शेयर करती है और अपने कॉमन एंसेस्टर को बिलोंग करती है, मतलब कि एक ही एंसेस्टर से ये सब आए हैं, तो इन सब में क्या होगी, सिमिलरिटी होगी और अपने कॉमन एंसेस्टर को बिलोंग करेंगे. However, these ancestors were present at different periods in the history of Earth. ठीक है, एपोज, पीरियड्स एंड एराज, ये अलग अलग टाइम पीरियड्स हैं जिनको एपोज
पीरियड्स या एराज बोलते हैं, उन सब में अलग अलग पीरियड में वो आंसर सब आए हों, बट फिर भी ये कॉमन एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली रिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ठीक है, क्योंकि जैसा अर्थ की जियोलॉजी है उसी के अकॉर्डिंग बायोलॉजी भी मिलती है, मतलब लाइफ भी उसी हिसाब से मिली है। A common perceivable conclusion is that Earth is very old, not thousands of years as what thought earlier, but billion of year old, ठीक है, बिलियन ऑफ ईयर ओल्ड है, नॉट थाउजेंड ऑफ ईयर ओल्ड। समझ आया? तो ओवरऑल क्या बताया उसने, डार्विन की थ्योरी को बताया, नेचुरल सिलेक्शन बताया, और बोला कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा। बिकॉज क्या हो रहा है ना, बिकॉज लगातार अभी नेचर मतलब आप देखेंगे जितना ओल्ड होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, स्पेस के लिए कंपटीशन हो रहा है, हर चीज़ के लिए कंपटीशन हो रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा फिट होगा उसका ही सर्वाइवल होगा, दैट इज़ कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ओके, एंड यहाँ पे एक अल्फ्रेड वेलेस के बारे में बताया जिन्होंने भी इसी तरह का कुछ कंक्लूजन बताया। तो ये देखिए ध्यान रखना, ये वाले क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे भी याद रखना, ही सेड दैट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट होगा वो ही सर्वाइव करेगा, जो नहीं होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। अब ये तो बोला कि इवोल्यूशन होता है, कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ बताया ना। कैसे हमें पता चला कि इवोल्यूशन ऐसे हुआ, पहले ये आए फिर ये आए, तो वो क्या हुआ, देयर आर सर्टेन एविडेंसेस ऑन विच इट वाज टोल्ड दैट इवोल्यूशन ऑकर लाइक दिस। ओके, so evidence that evolution of life forms has indeed taken place on earth had come from many quarters। see देखिए बेटा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जो उन्होंने ये थियरीज बताई है, जो मेरे ऑलरेडी अपलोडेड लेक्चर्स हैं, जो मैंने बोर्ड पे प्रॉपर ले रखे हैं, काफ़ी डिटेल में ले रखे हैं वो वाले लेक्चर्स, उसमें मैंने सारी थियोरीज को क्लियरली डिस्कस किया है पहले। ओके, दैट वो मैंने मेरे हिसाब से आपको एक पूरा एवोल्यूशन को समराइज वे में मतलब बताया है। ओके, तो उसमें मैंने सारी थियोरीज क्लियर की है। सबसे पहले मैंने ली थी दैट वाज दी चार्ल्स डार्विन थ्योरी, ठीक है। उसके बाद मैंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दिया था, सॉरी सबसे पहले मैंने लेमार्क थ्योरी लिया, देन आई हैव टोल्ड यू जर्म प्लाज्म थ्योरी, देन आई टोल्ड यू डार्विन थ्योरी। उसमें भी मैंने एक बताया था दैट डार्विन माल्थस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, तो उसके बेसिस पे उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ एक बुक भी लिखी, ये डार्विन के बारे में बता रही हूँ। उसके बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स में बताया, आगे वो आएगा, ठीक है, बट अभी मैं एक बार में ही इसको बता दिया था। उसके बाद मैंने बताई थी म्यूटेशन थ्योरी, जो ह्यूगो डे व्रिज ने दिए थे। ओके, तो ये सारी थ्योरीज मैंने एक ही बारे में डिस्कस की, बहुत सारी थ्योरीज को अलग अलग एक साथ में बताया, ठीक है। बट अभी बिकॉज हम एनसीईआरटी के थ्रू वो पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उनको अभी यहाँ पे इनपुट नहीं कर रही हूँ। जैसे जैसे जो आएगा वहाँ मैं आपको वो बताती जाऊँगी। इस पूरे वाले पैराग्राफ में से क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो मैं भी आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ओके, इसके बाद हमने डिस्कस किए थे जो मेरे बोर्ड वाले लेक्चर्स हैं कि एविडेंस, एवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंस आए थे। समझ में आई ये वाली पॉइंट? ओके, अब बात करते हैं। नाउ एविडेंस दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैज़ इंडीड टेकन प्लेस ऑन अर्थ हैज़ कम फ्रॉम मैनी क्वार्टर्स। Fossils are remains of hard part of life forms found in rock form sediments, and a cross section of earth crust indicate the arrangement of sediments one over the other during the long history of earth। है ना, जब डिगिंग किया, जब इनकी खुदाई की, तो उसमें हमें अलग अलग लेयर्स मिली, और लेयर के थ्रू वी गॉट टू नो कि मतलब फॉसिल्स कितने साल पुराने हैं। ओके, different age rock sediments contain fossils of different life forms who probably died during the formation of particular sediment। Some of them appear similar to modern organism, they represent extinct organism like dinosaurs। है ना, डायनासोर्स भी हमें कैसे पता चला कि ऐसा कोई एनिमल था, ड्यू टू दी फॉसिल्स। ओके, और स्टडी ऑफ फॉसिल्स, तो ये एक एविडेंस हो गया हमारे लिए एवोल्यूशन का कि फॉसिल्स के थ्रू वी कैन फाइंड आउट द एवोल्यूशन, मतलब कैसे हुआ होगा किसी ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन, या कौन स्पीशीज किस वाले ईयर में आई थी। A study of fossils in different sedimentary layer indicate their geological period in which they existed। The study showed that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time span। है ना, इसके थ्रू हमें geological time scale भी पता चला। Hence, new forms of life have arisen at different times in the history of Earth। ऑल दिस इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। तो मैं पहला लेके चल रही हूँ, पहला एविडेंस क्या हो गया, दैट इज द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें फॉसिल्स के थ्रू एविडेंस पता करते हैं एवोल्यूशन का। ओके, आगे आ जाते हैं ना। ओके, डू यू रिमेंबर हाउ द एज ऑफ फॉसिल्स आर कैलकुलेटेड? डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग। ओके, कार्बन डेटिंग मेथड, कार्बन 14 डेटिंग मेथड के थ्रू हम फॉसिल्स की एज को पता करते हैं।
Now, comparative anatomy and morphological show similarity and difference among organisms of today and those that existed year ago. तो ये सेकेंड हमारा एविडेंस हो गया कि हमने क्या किया, उसका मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का स्टडी किया और उसके बेसिस पे हमने बताया. Now, such similarity can be interpreted to understand whether common ancestors were shared or not. For example, whale, bats, cheetah and human, they share the similarity in pattern of bone of four limb. मतलब उनकी अगर four limb की structure देखेंगे तो same मिलेगी. Though these four limb perform different function in these animal, they have similar anatomical structure. All of them have humerus, radius, ulna, carpus, metacarpus and phalanges in their forelimb. मतलब सबकी structure same है but function differ है. ठीक है. Hence in these animals the same structure develop along different direction due to adaptation to different need. बिकॉज नीड अलग थी तो इसलिए अडाप्ट हुए तो फंक्शन डिफर करने लगे. दिस इज़ द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. डाइवर्जेंट यानी कोई चीज़ है जो डाइवर्स हो रही है ना, मतलब एक है कॉमन स्ट्रक्चर है बट फंक्शन डिफर है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अडाप्टेशन. एंड दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड होमोलोगस स्ट्रक्चर. ध्यान रखना, होमोलोगस बोल देते हैं या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलेंगे, दोनों सेम हो गया. ओके. ना होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री. ये इंडिकेट कर रहा है कि उनके जो एंसेस्टर थे वो कैसे रहे होंगे. दे विड बी कॉमन एंसेस्टर और फिर ड्यू टू दी एवोल्यूशन और अडेप्टेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट वो अडेप्ट हो गए और डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया. अदर एग्जाम्पल्स आर वर्टिब्रेट हार्ट और ब्रेन. इन प्लांट ऑल्सो द थॉर्न एंड टेंड्रल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा. ध्यान रखना ये क्वेश्चन फ्रेम होता है, रिप्रेजेंट होमोलॉजी. ठीक है ना. तो क्या क्या आ गया, थॉर्न एंड टेंड्रिल और फोर लिम्ब इन सबके आ गए, राइट. एंड वर्टिब्रेट हार्ट और ब्रेन. नाउ होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वेयर एज एनालॉजी. अब दूसरा हो गया एनालॉगस ऑर्गन या एनालॉजी रेफर्स टू द सिचुएशन एग्जैक्टली ऑपोजिट. विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक अलाइक. अब देखिए अब देखेंगे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड दोनों का ही काम क्या है, फ्लाई करना एंड सिमिलर भी दिखेंगे. बट जब इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर इनका डिफर होगा, यानी कि स्ट्रक्चर डिफर फंक्शन सेम. पहले वाले में क्या था, फंक्शन सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट. समझ रहे हो. ओके. दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन. हैंस एनालॉगस स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर है बट उनके फंक्शन सबके क्या हो गए, सेम हो गए. दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. Different structure evolving for same function and hence having similarity. Other example of analogy are eye of octopus and mammal. ध्यान रखिए ये another example. एक और example flippers of penguin and dolphin. One more example. One can say that it is similar habit that had resulted in selection of similar adaptive feature in different groups of organisms but towards the same function. एक और एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन है एंड पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन है. देखिए स्ट्रक्चर अलग हो गई, एक रूट है एक स्टेम है बट दोनों का काम क्या है, मॉडिफिकेशन है, स्टोरेज है और मतलब फूड पर्पस है. तो दिस ऑल्सो शो एनालॉजी. इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट सिमिलैरिटी इन प्रोटीन एंड जीन्स परफॉर्म इन द गिवन फंक्शन among different diverse organisms give clues to the common ancestry. These biochemical similarity point to the same shared ancestry as structural similarity among diverse organisms. Okay, तो ओवरऑल वो क्या कह रहा है कि सेम स्ट्रक्चर है बट फंक्शन डिफरेंट है, होमोलोगस, एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर है बट फंक्शन सेम है, एनालॉगस. ओके. नाउ मैन हैज ब्रेड सेलेक्टेड प्लांट एंड एनिमल फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट एंड सिक्योरिटी. Man has domesticated many wild animal and crop. This intensive breeding program has created breed that different from other breed. Okay, but still are of same group. है ना, मतलब जैसे dogs है उसमें बहुत सारी breed you will get. It is argued that if within 100 of years man could create new breed, could not nature have done the same over million of year? अब देखिए nature जो कर रहा है ना, that takes million of year to form a new breed. बट मैन क्या करता है, आर्टिफिशियली उससे एकदम कम टाइम में ही एक नया ब्रीड डेवलप कर सकता है. ओके. नाउ अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कम फ्रॉम इंग्लैंड एंड अ कलेक्शन ऑफ मॉथ मेड इन 1850. ये ध्यान देना, ये एक्चुअली डार्विन ने बताया था जब वो गैलापागोस आइलैंड पे गया था. वहाँ जाके उसने सॉरी दिस इज़ नॉट गैलापागोस,
इसका सिंपल है, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया, जिसमें इसने बोला कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इट वाज ऑब्जर्व देयर वर मोर वाइट विंग मॉथ। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था उस वक्त वाइट विंग मॉथ थी। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था मतलब पॉल्यूशन नहीं था, यानी कि वहाँ पे लाइट बैकग्राउंड था, लाइकेन वर ग्रोइंग, देयर वाज लाइट बैकग्राउंड, और वाइट विंग मॉथ वहाँ पे ज़्यादा सर्वाइव कर रहे थे रादर देन डार्क विंग, ओके, और मेलेनाइज मॉथ। However, in collection carried from the same area, but after industrialization, there were more dark-winged moth in the same area, and the proportion was reversed. But जब industrialization हो गया उसके बाद dark wing, तो क्यों ऐसा हुआ? The explanation put forward for this observation was that predator will spot a moth against a contrasting background. During post-industrialization period, the tree trunks become dark due to industrial smoke and soot. Under this condition, the white-winged moth डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रेडेटर। अब डार्क बैकग्राउंड में वाइट वाला तो बहुत ईजिली दिखेगा, तो प्रेडेटर उनको खा गए। तो यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद डार्क विंग मॉथ सर्वाइव कर पा रहे थे, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड था उसमें वो अपने आप को एस्केप कर पा रहे थे, बट वाइट विंग अपने आप को एस्केप नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, डार्क विंग और मिलेनाइज मॉथ सर्वाइव। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट, thick growth of almost white color lichen covered the trees. In that background, white-winged moths survived, but the dark-colored moth were picked out by the predator. है ना, white background था तो white moth survive कर पा रहे थे, अपने आप को escape कर पा रहे थे, अपने आप को camouflage कर पा रहे थे, but dark वाले नहीं कर पा रहे थे. Do you know that lichen can use as a industrial pollution indicator also? जहाँ भी pollution मिलेगा lichen वहाँ grow नहीं करेगी. They will not grow in area that are polluted. Hence, moths that were able to camouflage themselves, that is hide in the background, survive. This understanding is supported by the fact that in areas where industrialization did not occur, in rural areas, the count of melanic moth was low. है ना, डार्क विंग वाले मोथ तो कम मिलेंगे. This show that in the mixed population, those can better adapt, survive, and increase in population size. Remember that नो वेरिएंट इज़ कम्प्लीटली वाइप्ड आउट. कम्प्लीटली वाइप आउट कुछ नहीं हुआ, उनके नंबर कम ज़्यादा हो गए ना. एक और दिया हुआ है, दैट इज सिमिलरली एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स हैज़ ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी इन मच लेसर टाइम स्केल. ध्यान रखना, लगातार हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज़ करने से प्लांट में कुछ ऐसी वैरायटीज़ डेवलप हो जाती है, सॉरी पेस्ट में कुछ ऐसी वैरायटीज़ डेवलप हो जाती है जो रेजिस्टेंट हो जाती हैं. Now this is also true for microbes against which we employ antibiotics or drug against an eukaryotic organism. अब लगातार हम बहुत ज़्यादा अगर एंटीबायोटिक कंज्यूम करने लग जाएंगे तो जिसके अगेंस्ट हम, जिस पैथोजन के अगेंस्ट हम कर रहे हैं, तो वो रेजिस्टेंट, हमारा बॉडी भी रेजिस्टेंट हो जाएगा, वो पैथोजन भी रेजिस्टेंट हो जाएगा और उससे एक रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप हो जाएगी. समझ रहे हो? ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि प्लांट में कंटेनर्स यूज़ करने से उस पेस्ट का एक रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप हो जाएगा. अब उस पर पेस्टिसाइड्स का कोई असर नहीं होगा. हैंस रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म और सेल्स आर अपीयरिंग इन अ टाइम स्केल ऑफ मंथ और ईयर और डू ऑन नॉट सेंचुरीज. ओके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. ध्यान रखना, इसको बोलते हैं कि एकदम से एक नया रेजिस्टेंट वैरायटी पैदा कर देना, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. This also tells us that evolution is not a direct process in the sense of determinism. It is a stochastic process based on the chance event in nature and chance mutation in the organism. ठीक है ना, कई बार तो मतलब ऐसा है कि evolution takes time, बहुत सारे सालों के बाद एक नया स्पीशीज जनरेट होगा, बट कई बार ड्यू टू चांस फैक्टर और ड्यू टू म्यूटेशन एक ड्रास्टिकली भी कम टाइम में नया स्पीशीज जनरेट हो जाता है, एवोल्यूशन हो जाता है. ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? ओके ना, अब लेते हैं, वो कह रहा है कि व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन. बात करते हैं. ड्यूरिंग इस जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड. अब डार्विन क्या गया? गैलापागोस आइलैंड पे गया. पहला क्वेश्चन, डार्विन कहाँ गया? गैलापागोस आइलैंड पे गया. देयर ही ऑब्जर्व एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, स्मॉल ब्लैक बर्ड. उसने देखा, जिसको बाद में बोला गया डार्विन फिंचेस, उसको नाम दिया गया. ओके, ही रियलाइज दैट देयर वर मेनी वेराइटीज ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड. देखो मेरे साथ ध्यान से पढ़ो, इंटरेस्ट से पढ़ो, आपको अच्छे से सब समझ में आएगा, है ना. तो वो क्या बोल रहा है कि बहुत सारी फिंचेस की वेराइटीज उसने एक छोटे से आइलैंड में देखी. ऑल द वेराइटीज ही कंजर्ड इवॉल्व ऑन द आइलैंड इटसेल्फ. और उसने बोला कि एक से ही ये सारी वेराइटीज डेवलप हुई एक छोटे से आइलैंड में ही. फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स मैनी अदर फॉर्म विद ऑल्टर्ड बीक अरोज
enabling them to become insectivorous, है ना, एंड वेजिटेरियन फिंचेस। मतलब कि किस पे बेस्ड था ज़्यादातर, उनके सीड ईटिंग जो फीचर था, यानी उनके बीक साइज जो है वो डिफर कर रही थी। कोई इंसेक्टिवोरस के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो गया था, कोई वेजिटेरियन के अकॉर्डिंग उनका बीक साइज हो गया था। दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया starting from a point and literally radiating to other area of geography is called the adaptive radiation। देखो adaptive यानी adaptation, radiation यानी कि ऐसे मतलब है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, तो एक से ही अलग 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 स्पीशीज बन जाना, अलग 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 वेराइटीज बन जाना, दैट इज कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन ड्यू टू अडेप्टेशन इन डिफरेंट डिफरेंट एरिया। ये मान लो एक आइलैंड था, उस आइलैंड पे ये अलग अलग एरिया में ये सेम बढ़ गया, अब उस एरिया में जैसा खाने की अवेलेबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग उसका बिग साइज डिवाइड हो गया, मतलब सॉरी अडेप्ट हो गया। ओके, सो डार्विन फिंचर रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमिनन। अनदर एग्जाम्पल इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ये दूसरा एग्जाम्पल है, पहला है डार्विन फिंचेस, दूसरा है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। A number of marsupials, each different from other, evolved from an ancestral stock, but all within the Australian island continent. When more than one adaptive, अब इसको अभी छोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे समझिए ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, आप देखेंगे एक से ही उनके एंसेस्टर जो है वो सेम है, ठीक है, बट अब डिफरेंट जगह जा रहे हैं तो वो अडेप्ट हो रहा है। कोई टेस्मेनियन वॉल्व बना रहा है, कुछ टाइगर कैट में, बैंडेड एंट ईटर में, मार्सुपियल रैट, कंगैरू, वॉम्बैट, बैंडिकुट, मार्सुपियल मोल, शुगर ग्लाइडर, मतलब अलग 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 उसमें अडेप्ट हो गए। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, इज एन एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। अब देखिए वो आगे क्या बोल रहा है, when more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area representing different habitat, one can call this convergent evolution। मतलब क्या कह रहा है कि मान लो एक स्पीशीज़ है, वो अडेप्ट हुई, उसने कुछ और स्पीशीज़ बनाई, है ना, ऐसी और बनाई, ऐसी ही दूसरी स्पीशीज़ वो भी उसी सेम एरिया में आई और वहाँ जाके वो भी सेम टाइप का अडेप्टेशन शो करेगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, वो भी सेम टाइप का अडेप्टेशन, क्योंकि ये वाला एरिया तो सेम है ना। अब इसमें जो ये दोनों स्पीशीज़ आएंगी तो ये सेम अडेप्टेशन करेगी। ओके, जैसे कि एंट ईटर है तो उनका ऐसे स्नाउट सा माउथ होगा, तो दोनों ही स्पीशीज़ दोनों अलग अलग है, बट अडेप्टेशन दोनों सेम टाइप का होगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या होता है कि सेम अडेप्टेशन हो जाएगा, मतलब कि अलग 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 एंसेस्टर से आ रही है बट अडेप्टेशन जो है वो सेम है, जबकि अडेप्टिव रेडिएशन में एक एंसेस्टर से आ रही है और उससे अलग 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 वेराइटीज़ बन गई। डिड यू गेट इट, है ना, समझ आया कन्वर्जेंट। तो देखिए इसका एग्जांपल समझते हैं। तो वो बोल रहा है कि प्लेसेंटल मैमल्स, ये अलग है, इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एग्जिबिट अडेप्टिव रेडिएशन इन्वॉल्विंग इनटू वैराइटीज़। अब आप इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स जो है, ये प्लेसेंटल मैमल्स है, ये इनका अलग से आप पढ़ रहे हो तो ये देखिए अलग 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 अडेप्टिव रेडिएशन हो गए, अलग अलग जगह गए, अलग अलग सिचुएशन में अडेप्ट होकर अलग अलग वेराइटीज़ बना ली, बिल्कुल सही है। Now, in of such placental mammal, each of which appear to be similar to corresponding marsupials, placental wolf and Tasmanian wolf mars। But अगर मैं इन दोनों को एक साथ स्टडी करूँ, कंपैरेटिव स्टडी करूँ, तो इन दोनों की ही सेम जगह का अडाप्टेशन सेम है ना। मोल का ये भी मार्सुपियल मोल, दोनों में अडाप्टेशन उस तरह के होंगे कि उनका माउथ कैसा होगा या उनका टीथ कैसा होगा। आप एंट ईटर में बात करेंगे तो दोनों का ही स्नाउट है, तो यानी कि सिंगल हम इनकी बात करते हैं तो दे शो दी अडेप्टिव रेडिएशन, बट दोनों की एक साथ बात करते हैं देन दे शो दी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, यानी कि दोनों को एक साथ कंपेयर करते हैं, दो स्पीशीज़ को एक सेम जगह के अडेप्ट करने में वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करेंगे। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। अब आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि वुल्फ है, ये टस्मेनियन वुल्फ है, दोनों का अडेप्टेशन सेम है, वॉम्बैट, टाइगर कैट, फ्लाइंग। अब आपका भाई ध्यान रखना, आपको ना इस पे क्वेश्चन बनता है, सबके नाम अच्छे से याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को, बिकॉज क्वेश्चन फ्रेम होता है। आ रही बात समझ में, है ना। ओके, चलिए आज तो यहीं पे ही एंड करते हैं। नेक्स्ट में हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, यहाँ पे जितनी भी मैं थियोरीज़ की बात कर रही थी ना, है ना, वो सारी थ्योरीज़ की बात करेंगे। लेमार्क की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी, म्यूटेशन की थ्योरी, सबकी थ्योरी की बात करेंगे इस वाले में। ओके, तो उन्होंने थोड़ा सा पहले डिस्कस कर दिया डार्विन का, अब यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, मैंने उसे एक साथ डिस्कस किया है। ओके, तो इसलिए कुछ बच्चों को शायद लग रहा है कि वो बोर्ड वाला समझ आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा।
ये इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी बहुत मतलब बहुत जम्बल्ड सा है इसमें, तो बट बिकॉज वी आर डूइंग दी एनसीईआरटी रीडिंग, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा, मैं इसके अकॉर्डिंग ही आपको समझा पाऊँगी, बिकॉज अल्टीमेटली तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। समझ में आ रही है, राइट? ठीक है, चलिए तो यहाँ तक का पढ़ना, यहाँ तक का समझ नहीं आएगा तो पूछना, नेक्स्ट क्लास में बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन आपको करना है, बहुत अच्छे से पता है क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।